हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास 1 to 10 तक का फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर वो अपलोड कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं उस मेरे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 1 से। संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था। संविधान नियमों कानूनों का ऐसा संकलन है जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। राज्य व्यवस्था। संविधान को व्यवहार में लाना राज्य व्यवस्था होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आर्टिकल ले लीजिए, अस्पृश्यता का अंत। तो ये संविधान है, ये आर्टिकल जो है ये संविधान है। क्यों है संविधान? क्योंकि इसका जिक्र संविधान में मिलता है। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत उसको कम से कम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की सज़ा हो सकती है। तो इस आर्टिकल को व्यवहार में कौन लेके आ रहा है? तो वो लेके आ रहा है ये अधिनियम। तो इस अधिनियम को राज्य व्यवस्था कहा जाएगा। समझ गए? संस्थाएं। संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं और एक पीछे है गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो संवैधानिक संस्थाएं पढ़ते हैं, इनका जिक्र संविधान में है। जैसे वित्त आयोग आर्टिकल 280, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। और असंवैधानिक संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन करें, मतलब जैसे कि आतंकवादी संगठन। दूसरा है माओवादी संगठन, ये माओवादी संगठन शुरू हुआ था चाइना से। तीसरा है नक्सलवादी संगठन, और ये नक्सलवादी संगठन भारत में शुरू हुआ था 1967 में, वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ था और इसके नेता थे चारू मजूमदार। नक्सलवाद को रोकने के लिए के लिए कौन सा एक्ट आया था? तो वो आया था UAPA एक्ट 1967। इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1900। तीसरा है गैर संवैधानिक संस्थाएं, इनका संविधान में जिक्र नहीं होता और संविधान को लागू करने में ये सहायक भी होते हैं। नेशनल इमरजेंसी। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, एक तो नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। स्टेट इमरजेंसी 356 आर्टिकल में जिक्र है इसका और ये काफ़ी बार लग चुका है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में इसका जिक्र है और एक बार भी अभी तक लगा नहीं है। आपातकाल में कौन से अनुच्छेद खत्म नहीं होते? तो वो है अनुच्छेद 20, 21। संविधान। संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान में लिखित अंश ज़्यादा होता है और अलिखित में अलिखित अंश ज़्यादा होता है। निर्मित संविधान। लिखित संविधान को निर्मित संविधान कहा जाता है, तो ये, और अलिखित संविधान को विकसित संविधान कहा जाता है। और लिखित संविधान एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक होता है और अलिखित संविधान हमेशा एकात्मक होता है। और लिखित संविधान में न्यायपालिका शक्ति होती है और अलिखित में विधायिका शक्तिशाली होती है। इसमें न्यायपालिका शक्तिशाली होती है, इसमें विधायिका शक्तिशाली होती है। और जो संविधान है वो देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। एकात्मक सरकार। शक्तियों का केंद्रीयकरण, यानी कि सिर्फ एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करती है। संघात्मक, जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, मतलब इसमें द्वैध सरकार
यानी केंद्र व राज्य, इनमें शक्तियों का बंटवारा होता है। भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, यह कहा था केसी वेयर ने। और भारत के संविधान को सहकारी संघवाद कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। परिसंघ क्या है? यह सबसे कमज़ोर संघ होता है। इसके सदस्य स्वैच्छिक होते हैं, मतलब कि अपनी इच्छा से इसमें ऐड हो सकते हैं और अपनी इच्छा से इसमें से इसको छोड़ सकते हैं। और परिसंघ की शुरुआत अमेरिका ने की थी। संघ क्या होता है? यानी यूनियन। इससे राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते। 1935 के एक्ट में भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, कनाडा मॉडल से। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। संघात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार। संसदात्मक सरकार होती है, राज्य का प्रमुख अलग और शासन का प्रमुख अलग। अध्यक्षात्मक सरकार होती है, राज्य और शासन का प्रमुख एक ही। और अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार होती है, इसमें दोनों के लक्षण होते हैं। और संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार होता है? देखो, उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर निर्मित और विकसित दो प्रकार का होता है। हमारा संविधान शासन प्रणाली के आधार पर राजतंत्र और लोकतंत्र, इन दो प्रकार का होता है। और संशोधन के आधार पर कठोर व लचीला होता है। संघ के आधार पर संघात्मक और एकात्मक होता है। संकलन के आधार पर अलिखित और लिखित होता है। मैग्ना कार्टा, अधिकारों का घोषणा पत्र। मैग्ना कार्टा 1215 में जारी हुआ था। मैग्ना कार्टा स्टेफन लिंकन ने तैयार किया था। सबसे पुराना लिखित संविधान है यूएसए का, 1789 का है यूएसए का संविधान। सबसे छोटा लिखित संविधान है मोनाको का, शब्दों के आधार पर। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा लिखित संविधान है यूएसए का, 7 आर्टिकल्स हैं इसमें। सबसे नया संविधान है क्यूबा का। और एशिया का सबसे पुराना संविधान है जापान, जिसको मिजी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक है BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, इंग्लिश में लिखा था इन्होंने। भारतीय संविधान को हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वेद ने। संविधान पर अलंकरण किसने किया था? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, और इनके साथ 22 सदस्य और थे। इन सब ने मिलकर संविधान पर अलंकरण किया था। अलंकरण का मतलब होता है डिज़ाइन, मतलब कि जो पेजेस पे आपको डिज़ाइन दिखेंगे साइड में, जैसे यहाँ और फिर यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन है ना, तो वो किए थे नंदलाल बोस के साथ राम मनोहर सिन्हा, और उनके साथ 22 मेंबर्स और थे। नंदलाल बोस ये शांति निकेतन के छात्र रह चुके हैं, और इनके गुरु हैं अवनिंद नाथ टैगोर। और इन्होंने इनकी दो फेमस पेंटिंग्स हैं, भारत माता और माई मदर। संविधान सरकार की सीमाएं तय करता है। सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो पहले विधायिका के बारे में पढ़ते हैं। विधायिका यानी कानून, विधि निर्माण, कानून का निर्माण करने का काम है इसका। कार्यपालिका का काम है विधियों का क्रियान्वयन करना, मतलब इनको चलाना। न्यायपालिका का काम है कानूनों की व्याख्या करना। तो विधायिका के बारे में पहले जान लेते हैं। तो एक केंद्र में विधायिका का काम कौन करता है? संसद में राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा विधायिका का रोल निभाते हैं ये। संसद का किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79।
राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81, विधानमंडल आर्टिकल 168, विधान परिषद आर्टिकल 169, विधानसभा आर्टिकल 170। कार्यपालिका का काम केंद्र में तो राष्ट्रपति के द्वारा, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और राज्य लेवल पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में, प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 का 1 आर्टिकल में, मंत्रिपरिषद है आर्टिकल 74 में, राज्यपाल है आर्टिकल 153 में, मुख्यमंत्री है आर्टिकल 164 में, मंत्रिपरिषद है आर्टिकल 163 में। न्यायपालिका एकीकृत होती है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। राज्य व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है निर्णय की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। संप्रभुता का विचार ऑस्टिन ने दिया था और राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा को प्रस्तुत किया था रूसो ने। संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता मतलब देश के अंदर निर्णय की स्वतंत्रता। बाहरी संप्रभुता यानी देश के बाहर निर्णय की स्वतंत्रता। नाम मात्र संप्रभु कौन होता है हमारे देश में? राष्ट्रपति। मतलब कि राष्ट्रपति नाम मात्र संप्रभु है, वरना सारे जो निर्णय है वो पीएम के द्वारा लिए जाते हैं। वास्तविक संप्रभु पीएम होता है, प्रधानमंत्री। लोकप्रिय संप्रभु भारत की जनता होती है। कानूनी संप्रभु संविधान होता है। भारत का संवैधानिक विकास, पहला चार्टर अधिनियम 1600। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। एकाधिकार मतलब कि सिर्फ पूर्वी देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। सिर्फ यह अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम था द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़, और इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 में पड़ा था। इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से जाना जाता है। इसकी शक्तियाँ 1858 के एक्ट से ख़त्म कर दी गई। 1874 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर का शासनकाल था भारत में। फिर क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई 1603 में। उसके बाद जेम्स फोर्थ आया। व्यापार की परमिशन लेने सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया जेम्स फोर्थ के द्वारा, लेकिन जब ये हॉकिंस गया तब जहांगीर शासन में था, मतलब गद्दी पर जहांगीर बैठा हुआ था और अकबर की डेथ हो चुकी थी। फिर हॉकिंस वहाँ से असफल होकर आया। फिर 1615 में थॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भेजा गया और इसे जहांगीर से समुद्र तटों पर व्यापार के लिए परमिशन मिल गई। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखशियर ने दस्तक जारी किया। बंगाल, बिहार, ओडिशा में फ्री ट्रेड का। फर्रुखशियर से कौन मिलने आया? तो शिष्टमंडल के जो अध्यक्ष हैं जॉन सेरेमन आए थे, और यह अपने साथ एक जाने माने डॉक्टर हैमिल्टन को लेकर आए थे, क्योंकि जॉन सेरेमन को फर्रुखशियर के बारे में पता था उसको कि क्या प्रॉब्लम है। तो फर्रुखशियर को बैठने में दिक्कत थी, मतलब कि उनके
उनको एक फुंसी थी, तो उसकी वजह से फ्रुक्शियर ढंग से बैठ नहीं पाता था, वो टेढ़ा होके बैठता था। तो डॉक्टर हैमिल्टन ने उसका इलाज किया और उसको ठीक कर दिया। तो फ्रुक्शियर ने खुश होकर उनको दस्तक जारी की थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था और इस वॉर में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। सिराजुद्दौला का जो राष्ट्रपति है मीर जाफ़र, यह गद्दार निकला। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल चुका था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। 1765 में दो संधियाँ हुई, 12 अगस्त 1765 में और 16 अगस्त 1765 में। शाह आलम द्वितीय के साथ में की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्लाइव ने करवाई थी। 12 अगस्त 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। बंगाल में द्वैध शासन लागू 1765 में क्लाइव के द्वारा। चार्टर एक्ट 1726 कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून बनाने की शक्ति दी गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की गुप्त समिति 1772 में गठित हुई। 1773 का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। मद्रास और बम्बई के गवर्नर अब इसके अधीन होंगे। बंगाल के गवर्नर जो जनरल है उसके अधीन होंगे मद्रास और बम्बई के गवर्नर। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। इस एक्ट में कार्यपालिका के उदय के बीज मिलते हैं। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यह एक अभिलेख न्यायालय होगा और न्यायपालिका का उदय मिलता है इसमें। तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ है। इसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजाह इम्पे। कंपनी पर नियंत्रण किया गया। 1/4 कर्मचारी हर वर्ष सेवानिवृत्त होंगे। बिना लाइसेंस निजी व्यापार नहीं कर सकते। 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। गवर्नर जनरल के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह दर्शाता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, जो कि आर्टिकल 50 में दिया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह एक्ट ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स के द्वारा बनाया गया। यह फोक्स बिल में संशोधन करके किया गया है। 1784 के एक्ट से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। मतलब जो व्यापारिक कार्य है वो BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिए गए, जिसमें 24 मेंबर थे, और राजनीतिक कार्य BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को सौंप दिया गया, जिसमें 6 मेंबर्स थे। BOC की परमिशन के बिना गवर्नर जनरल न तो किसी राजा से संघर्ष कर सकता है और न ही कोई आश्वासन दे सकता है। भारत का कंपनी पर अर्जित क्षेत्र अब ब्रिटिश भारत कहलाएगा। एंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस दौरान मद्रास संधि हुई। इसमें हैदर अली जीत गया था। 1780 से 84 तक हैदर अली मारा गया। ये युद्ध भी 1780 से 84 तक भी हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी था, बट इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और हैदर अली मारा गया था। इस समय मंगोर संधि हुई थी। 1790 से 92 ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस टीपू सुल्तान। इस टाइम श्रीरंगपट्टनम संधि हुई थी।
गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 से 3 सदस्य कर दिए गए, पहले 4 थे अब 3 कर दिए। अन्य प्रांतीय गवर्नरों के लिए परिषद में भी 3 सदस्य कर दिए गए। गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता है। अधिनियम 1786 यानी एक्ट 1786 का एक्ट। गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है। कमांडर चीफ अब गवर्नर जनरल होगा। 1793 का एक्ट। कंपनी का लाइसेंस पहले 15 वर्षों तक था, अब 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। बीओसी का वेतन अब भारतीय राजस्व से जाएगा। चार्टर एक्ट 1813। पहले ये देखो, महाद्वीपीय व्यवस्था नियम किसने दिया था? तो यह दिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या क्या बातें हुई हैं? इसमें हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। भारत की जो पहली चर्च है वो है सेंट थॉमस चर्च, जो कि केरल में है, 52 AD की। भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन है? वो है थॉमस द अपोस्टल। और भारत में पहली यूरोपीय शैली की चर्च है सेंट फ्रांसिसी चर्च। 1818 में श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल मिशन के तहत बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना हुई और इसका मुख्य बिशप था कैरी। 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च होंगे। चार्टर एक्ट 1833, आईपीसी की नींव इसी एक्ट से, यानी इंडियन पेनल कोड, इसकी नींव इसी एक्ट से। इसके तहत प्रावधान है बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वह है विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होंगे और चौथा था, मतलब कि जो चौथा सदस्य है वो कानून से संबंधित होना चाहिए। तो 4th बना था मैकोले। इसको वोट का अधिकार नहीं था, 4th जो मेंबर बना था इसको। प्रथम विधि आयोग कब बना था? 1834 में बना था और इसके अध्यक्ष थे मैकाले। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग बना था 1955 में। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल चिम्मनलाल सीतवाड़। वर्तमान 23वां विधि आयोग 1 सितंबर 2024 में बना था, अब 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। अध्यक्ष कौन है? बीपी सिन्हा। आईपीसी की नींव इसी एक्ट से। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। और यह 1860 की है, बट 1 जनवरी 1862 में इसको लागू किया गया था। इसमें टोटल धारा है 511 और आईपीसी की जगह पर अब 2023 में बीएनएस को लाया गया और इसमें धारा है 368। कंपनी का व्यापार पर अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया गया इस एक्ट से। सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास, दास प्रथा का उन्मूलन यानी खत्म। और दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 में। देखो, अगर पूछा जाए दास प्रथा का उन्मूलन या फिर ख़त्म कब किया गया, तो 1833 के एक्ट से। और दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया, तो 1843 में। चार्टर एक्ट 1853, ये अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके तहत प्रावधान है गवर्नर जनरल की परिषद में
6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और अन्य 2 सदस्य के जोड़े जाने का प्रावधान है। सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर होगी। बीओडी के सदस्य को घटाकर 18 कर दिया गया। पहले बीओडी में कितने सदस्य हुआ करते थे? 24 और अब घटाकर 18 कर दिए गए। भारत शासन अधिनियम 1858। कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश ताज का शासन लागू हुआ। गृह सरकार बनी। भारत सचिव का पद बनाया गया। इसका कार्यकाल भी बनाया गया। तो पहले भारत का पहला सचिव था एडवर्ड स्टेनली और दूसरे भारत सचिव कौन थे? चार्ल्स वुड। 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई सचिव की सहायता हेतु। इनका वेतन भारतीय राजस्व से फिर 1919 के एक्ट से ब्रिटिश राजस्व से जाने लगा। पहले तो भारतीय राजस्व से जाता था और फिर बाद में 1919 के एक्ट से ब्रिटिश राजस्व से जाने लगा। 1935 के एक्ट में भारत परिषद समाप्त हो गई। 1947 में भारत सचिव पद समाप्त कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय होगा। पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? केनिंग। 1 नवंबर 1858 को केनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा को पढ़ा। यह घोषणा मिंटो पार्क यानी यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में पढ़ी गई। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा इसी घोषणा को कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारतीयों का शासन में सहयोग बढ़ाया गया। वायसराय प्लस 5 सदस्य ये कार्यकारिणी कहलाएंगे। अधिकार, वह कम से कम 6 ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य अतिरिक्त जोड़ सकता है। इसको यह अधिकार दिया गया वायसराय को। कार्यकाल इनका 2 वर्ष का और ये विधि बनाने में सहायक। वायसराय केनिंग ने 6 सदस्य जोड़े जो कि गैर सरकारी सदस्य थे। इनमें अधिक भारतीय होंगे। यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 जोड़े गए। वायसराय को अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई और इसको प्रांतीय नियंत्रण भी दिया गया। नए प्रांत का गठन कर सकता था, प्रांतीय सीमा में नियंत्रण कर सकता था, प्रशासकों की नियुक्ति कर सकता था। प्रांतों की विधि बनाने की शक्ति दी गई इसको, बट वायसराय की स्वीकृति जरूरी है। प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। पहली विधान परिषद 1862 बंगाल में। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत केनिंग के समय हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892 डफरिन योजना पर आधारित है ये। विधान परिषद की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। पहले 6 से 12 थे और तो अब बढ़ाकर 10 से 16 कर दिए गए। प्रथम बार निर्वाचन की इनडायरेक्ट बात की गई। बजट पर बहस, प्रश्न पूछने की शक्ति। प्रश्न 6 दिन पूर्व जानकारी देनी होगी। जो प्रश्न पूछने वाले हैं उनकी। भारत परिषद अधिनियम 1909। इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मतलब भारतीय सचिव, मिंटो मतलब वायसराय। इस अधिनियम के उद्देश्य थे नरम दल और गरम दल के बीच में जो गैप है और मुस्लिम और हिंदू के जो बीच में गैप है उनको कम करना। परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई।
प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ लेकिन सीमित मताधिकार। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। यहाँ प्रथम बार मुस्लिमों को अधिकार दिया गया। प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय शामिल, वो कौन था? वो था एसपी सिन्हा। भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय शामिल, प्रथम केसी गुप्ता, द्वितीय सैयद हुसैन बिलग्रामी। होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था और नरम दल और गरम दल का एकीकरण 1916 में लखनऊ पैक्ट से हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। 20 अगस्त 1917 में मोंटेग्यू ने घोषणा की कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। उपनिवेशक कौन होता है? जब कोई देश अन्य देश को अपने अधीन कर ले उसे उपनिवेश कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी, यानी एक तो निम्न सदन और एक उच्च सदन। नाम केंद्रीय विधान सभा 145 सदस्य, जिसमें से 41 मनोनीत और 104 निर्वाचित, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का। उच्च सदन, इसका नाम राज्य परिषद, 60 सदस्य, 26 मनोनीत, 34 निर्वाचित, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का। और अगला है प्रांतों में द्वैध शासन लागू। द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है और इसने जो द्वैध शासन है उसका जिक्र अपनी बुक में किया था, डी आर्ची बुक में। 8 प्रांत, असम, बंगाल, बिहार और ओडिशा पहले एक ही थे, अब अलग हुए हैं, पहले एक ही थे। मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार। प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार बट सीमित। वर्ष 1921 अधिकार मिला था इनको, 1921 में। लोक सेवा आयोग का गठन। ली आयोग की रिपोर्ट आई थी 1924 में। 40% भारतीय प्लस 40% ब्रिटिश और 20% प्रांतों से पदोन्नत होंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर पीएससी का गठन हुआ। उन्नीस 1935 के एक्ट से इसका नाम एफपीएससी किया गया, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और 1950 में इसे यूपीएससी के नाम से जाना जाने लगा। इसके पहले अध्यक्ष हैं रोस बारकर। स्वतंत्र भारत के पहले कौन है? एच.के. कृपलानी। भारत परिषद का वेतन ब्रिटेन से। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति। 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग के गठन की बात हुई। वैधानिक आयोग का गठन हुआ था 1927 में और इसी को साइमन आयोग बोला जाता है। यह 1919 के एक्ट की जांच के लिए था। इसकी रिपोर्ट 1928 में आई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट आई थी 15 अगस्त 1928 में और जिन्ना रिपोर्ट आई थी 28 मार्च 1929 में। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें कुल धाराएं हैं 321 और कुल अनुसूची है 10। नेहरू ने इसे गुलामी का नया चार्टर कहा
अखिल भारतीय संघ बनाने की बात हुई इसमें, लेकिन बन नहीं पाया। केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ, प्रांतों में भी द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। यहाँ प्रांत को स्वायत्तता बनाया गया, अर्थात अब ये वायसराय के अधीन नहीं होंगे। प्रांतों में सरकार का गठन किया गया। पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक हुआ। वायसराय थे लिनलिथगो। शक्तियों का विभाजन किया गया। इस एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 6 अन्य। पहले मुख्य न्यायाधीश मोरिस ग्वेयर बने। सॉरी। न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। बिहार और ओडिशा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 में। पहले बिहार और ओडिशा दोनों एक ही थे, बाद में इन दोनों को अलग किया गया 1936 में। इनको बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग किया गया। वर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन का पीएम था चेम्बरलेन। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 में पेश हुआ था ये। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को शामिल किया गया। युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक भारत की स्थापना, संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करेंगे, ये कहा। अगस्त प्रस्ताव को नेहरू ने दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुए। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। जापान ने 7 दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। चर्चिल ने कहा, भारतीय आज़ाद हो भी गए तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे। और चर्चिल पर किसने दबाव दिया कि भारत को आज़ाद करो? तो यूएसए के राष्ट्रपति उस टाइम थे रूजवेल्ट, चीन के राष्ट्रपति चियांग केई शेक, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इवोट, इन सब ने मिलकर चर्चिल पर दबाव बनाया भारत को आज़ाद करने का। क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई थी 11 मार्च 1942 में। उद्देश्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में मिशन दिल्ली आया। क्रिप्स मिशन दिल्ली आया। 24 मार्च गांधी से मुलाकात की। कहाँ पर? प्रथम जहाज से निकल लो। 24 मार्च गांधी जी से मुलाकात हुई, तो उस टाइम गांधी ने कहा प्रथम जहाज से निकल लो। 30 मार्च कांग्रेस मार्च के सामने प्रस्ताव पेश किया गया। आधिकारिक वार्ताकार थे कांग्रेस की तरफ से नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद। सिख की तरफ से थे सरदार उज्ज्वल सिंह। हिंदू की तरफ से थे वीडी सावरकर। अनुसूचित जाति की तरफ से थे अंबेडकर। भारत संघ बनेगा। भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। ये क्रिप्स मिशन में ये बातें की गई हैं। संविधान सभा संविधान बनाएगी। डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। वायसराय की परिषद में सभी भारतीय होंगे। तो पट्टाभी सीतारमैया का स्टेटमेंट है इसको लेकर। अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र, मतलब कि ये केवल क्रिप्स मिशन केवल अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण है।
और गांधी जी ने इसको कहा, इस मिशन को कहा टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक है ये। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया। क्रिप्स मिशन की विफलता का प्रभाव। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात की। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालियर टेक मैदान मुंबई गए और वहीं भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है और यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी समर्थन नहीं किया और हिंदू महासभा ने भी समर्थन नहीं किया। सी गोपालाचारी फॉर्मूला आया था जुलाई 1944 को, बट ये विफल हो गया। और सी गोपालाचारी फॉर्मूला क्यों आया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एकीकरण के लिए आया था। देसाई और लियाकत समझौता आया हुआ, मतलब कि ये भी विफल रहा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस को 50-50% सीट देने की बात हुई। फिर आई वेवल योजना, ये पेश हुआ था 14 जून 1945 को। कार्यकारिणी में वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी भारतीय होंगे, इस योजना में कहा गया। कार्यकारिणी में हिंदू मुस्लिम बराबर होंगे, इस पर विचार किया गया शिमला सम्मेलन में। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चला और शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से अब्दुल कलाम आज़ाद ने हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा लिया। फिर आया कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को ये भारत आया। 16 मई को इसने अपनी योजना को पेश किया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला था पैथिक लॉरेंस, जो कि भारतीय सचिव की पोस्ट पर था। फिर था स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड अध्यक्ष था ये। एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री था। भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। भारत में संघीय शासन होगा। भारत की आज़ादी के समय कुल रियासतें थी 562 प्लस 3, यानी कुल थी 565। प्रांतों के 3 समूह बनाए गए। संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत कर दी गई। एक संविधान सभा का गठन हुआ और उसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें से देशी रियासतों से थे 93, कमिश्नरी प्रांत से 4, प्रांत से 292 और ये जो कमिश्नरी क्षेत्र है और प्रांत है ये दोनों निर्वाचन थे। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। सांप्रदायिक समूह 3 रखे गए, साधारण, मुसलमान और सिख। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। अगस्त 1946 में कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 में कोलकाता के राजा बाजार से शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल के सीएम थे उस टाइम एच.एस. सुहरावर्दी। बंगाल का गवर्नर था फ्रेडरिक और न्यूज़पेपर था उस टाइम स्टार ऑफ इंडिया। 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में घोषणा हुई। 2 सितंबर 1946 में गठन हुआ। क्लीमेंट एटली की घोषणा, हम भारत को 30 जून 1948 को स्वतंत्र कर देंगे।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में आई। एटली ने 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया। 15 जुलाई हाउस ऑफ कॉमन में ये पास हुआ माउंटबेटन योजना। 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड के पास हुआ। 18 जुलाई को इसको शाही स्वीकृति यानी जो सम्राट है उसने सिग्नेचर कर दिए थे। इसका मतलब है 18 जुलाई को इसको शाही स्वीकृति मिल गई थी। भारत को आज़ादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8(1) से मिले। भारत को आज़ादी धारा 8(1) से मिली है। नेहरू ने डिक्की बर्ड योजना को बाल्कन प्लान की संज्ञा दी। स्वतंत्रता के बाद 2 अधिराज्य होंगे। दोनों अधिराज्यों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। ये माउंटबेटन योजना में जो है ये बातें हुई हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो बिल्कुल मैं थक चुकी हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा प्यार दीजिएगा ताकि जो मेरी ये थकान है ये व्यूज़ देख के और आपके अच्छे अच्छे कमेंट देख के सारी उतर जाए। संविधान बनने तक शासन 1935 एक्ट से चलेगा। ब्रिटिश शासन की समाप्ति। भारतीय सम्राट का पद खत्म। देसी रियासतों को स्वतंत्रता। भारत में पाक में सीमा निर्धारण के लिए 2 आयोग होंगे, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग। अब पढ़ते हैं हम संविधान सभा को। संविधान सभा की पहली अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में 1895 में की। सभी नागरिक समान होने चाहिए। धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी होनी चाहिए। आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक भारत होना चाहिए। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महर्षि दयानंद ने अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में किया था और यह बुक 1875 की बुक है। स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था और उस समय 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नारोजी थे। 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन में कहा, संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। पहली औपचारिक मांग 1934 में M.N. रॉय के द्वारा की गई। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य 389, जिसमें से 11 प्रांतों में से होंगे 292 सदस्य, 4 कमिश्नरी प्रांत से होंगे और 93 देसी रियासतों से होंगे। और देसी रियासतों से जो 93 है वो मनोनीत होंगे और प्रांत वाले और कमिश्नरी प्रांत वाले 200 कुल मिलाकर 296 ये निर्वाचित होंगे। संविधान सभा के लिए चुनाव 296 सीटों पर हुए। कांग्रेस को 208 मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली और अन्य को 15 मिली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दिल्ली असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई। 207 सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम सत्र में 211 सदस्य शामिल हुए। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए और इनको सजेस्ट किया था JP कृपलानी ने।
चर्चिल ने बैठक के बारे में स्टेटमेंट दिया, यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन के बाद। स्थायी अध्यक्ष था इसका राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। संविधान सभा के सलाहकार BN राव, वेनेगल नरसिम्हा इसका पूरा नाम है ये। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया नेहरू के द्वारा। इनको समर्थन दिया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने। स्वीकृति मिली थी इसको 22 जनवरी 1947 में। संविधान का दर्शन अनुप्राणित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। उद्देश्य प्रस्तावना का आधार बना। संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। कानून को विधि कहा जाता है, और कानून या फिर विधि दिवस 26 नवंबर 1949। संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, पूरा नहीं हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की चौथी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दौरान राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, और पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चुना गया उस समय। इस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। संविधान बनने में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ओरिजिनल कॉपी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। संविधान के कुल 11 सत्र हुए और कुल बैठक हुई 166। संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। एकमात्र दलित महिला थी दक्षिणी, और एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम रजाज रसूल। UN महासभा की अध्यक्षता कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। पहली महिला CM सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की बनी थी। पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी की बनी थी।